ये काम नहीं करता फिर। हाँ, वो क्लिकिंग का काम नहीं करता फिर, ये अगर जुड़े हुआ रहा। अच्छा, और ये कीबोर्ड भी फिर क्लिकिंग का काम नहीं करता। यहाँ से करना पड़ेगा, अपने स्लाइड ट्रांजिशन भी नहीं होता। यहाँ से करना नहीं होता, फिर वो निकालना पड़ता होगा। मैं रखा ही नहीं फिर मैंने ये इसमें। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर में हम लोग यहाँ पर सेकेंड लेक्चर के लिए मौजूद है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वहाँ तक हम लोग आए थे। आप सब लोगों से एक अदबन गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली बॉयज़ से। कल मैंने एक 2 मिनट की क्लिपिंग ऑडियंस की देखा था, 2 मिनट की क्लिपिंग बनी थी। तो ऑडियंस की 2 मिनट की क्लिपिंग मैंने देखा जब ये पूरा लेक्चर होने के बाद घर पे आराम से, व्हेन आई वॉज इन द लग्जरी ऑफ माई होम, व्हेन आई ऑब्जर्व दैट 1.5 मिनट वीडियो जो कि ऑडियंस की थी, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत ख़राब लगा। थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस उससे कम हुआ। इसलिए कम हुआ है कि आप लोग जिस तरह से बैठे थे और जिस तरह से आप लोग रिस्पांस दे रहे थे, किसी के पास नोटबुक नहीं थी और ऐसा थोड़ा लग रहा था कि कहीं टाइम पास नहीं हो रहा तो हम यहाँ आकर टाइम पास कर लेंगे। तो मेरी आपसे ये अदबन गुजारिश है कि आप सब लोग कंसंट्रेशन के साथ डिस्टर्बेंस किए बिना आप मेरी बात को सुनिए। अगर आप सुनेंगे तो आप मुझे समझ पाएंगे और मैं समझा पाऊंगा, वरना शायद मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा इस चैप्टर के साथ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग योर कोऑपरेशन एंड आई वांट ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू टू टेक आउट योर नोटबुक, योर पेन, और जहाँ जहाँ एटलीस्ट मैं बोला कि ये आप लिख लीजिए तो कम से कम उतना मैटर आप लिख लेंगे। दूसरी बात, अटेंडेंस शीट आएगी, अटेंडेंस आपको डालकर ही जाना है, बग़ैर अटेंडेंस डालकर आप मत जाइए। तो मैं अब कंटिन्यू करना चाहूँगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पहले लेक्चर में जो आपको बताया था, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाया था, उसका आप रिवीजन कर कर बैठे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो वी विल नाउ स्टार्ट द बिजनेस। वी आर एट द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो एज यूजुअल दिस इज आवर टीम एंड द right hand most person is myself. I mean to my right hand, because this is the screen which I am seeing now. Then the chapter is thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका अच्छा खासा पोर्शन कल के लेक्चर में हमने कर लिया है, बट आपको एक 4-5 मरतबा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी डिमांड पर इंशाल्लाह हम थर्मोडायनेमिक्स का क्लासरूम में बैठ के और भी डिटेल में उसकी स्टडी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी तो भी बैठेंगे। आप लोग एक डिमांड लेटर लिख लेना, तो एक संडे को मिलकर हम लोग बैठ के इसके अंदर के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को इंशाअल्लाह अज़ीज़ सॉल्व करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर के आज के जो कंटेंट है ये बिल्कुल नए कंटेंट है। इसमें मैं एक बात बताता चलूँ कि अभी तक हम सिर्फ साइंस पढ़ रहे थे, हम टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे। हमने जो कल तक जो सीखा है उसको अब हम अमल में लाएंगे और इंसानियत के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं
थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में इंसानियत के लिए क्या फ़ायदे हैं, वो आज हमको पता चलेगा। कल के लेक्चर में हमने रूखी सूखी रोटी खाकर कल का दिन बिताया, लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमको ये मौका दिया कि मैं ये थर्मोडायनेमिक्स के फ़ायदे उठा सकूं और आपको फ़ायदे बता सकूं। तो इंसानों के लिए इसके अंदर क्या फ़ायदे हैं, तो उसमें जैसा आपको ये स्लाइड में दिख रहा कि यहाँ से आप हीट इंजन बना सकते हैं, आप रेफ्रिजरेटर्स बना सकते हैं, हीट पंप्स बना सकते हैं, यानी ये टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत साइंस बीच में आने वाला है, और वो साइंस का पार्ट मतलब आपका ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको याद होगा हमने ज़ीरोथ लॉ पढ़े थे, मेरी हैंडराइटिंग कल से शायद आज अच्छी हुई होगी। ज़ीरोथ लॉ, उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ख़ास ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ मतलब कैरनोट साइकिल और उससे बनने वाला कैरनोट इंजन। और आखिर में जब स्टर्लिंग साइकिल आ जाएगी तो आपने खुश हो जाना, क्योंकि यहाँ पर अपना ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए स्टर्लिंग साहब का कि वो कब यहाँ पर आ जाते हैं। ये अपने लेक्चर की टाइमलाइन है, बट रिक्वायरमेंट रहा तो मैं ये कंसीडर करूँगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं रही तो इसको थोड़ा हम ओवरटेक कर लेंगे। तो आपका कोऑपरेशन इसमें ज़रूरी है। कल लेक्चर ब्रेक के बाद थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, इसलिए वी विल थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर गोइंग फॉर दिस थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस ऑर्डर में हमारा लेक्चर आगे आगे बढ़ते जाएगा। और जैसे मैंने बोला आखिर में स्टर्लिंग साइकिल आ जाएगी, तो यहाँ पर टाइमलाइन में भी आपको स्टर्लिंग साइकिल लास्ट में दिख रही है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स की सबसे बड़ी देन, इंसानियत के लिए जो सबसे बड़े फ़ायदेमंद की चीज़ जो है वो है हीट इंजन। मैंने आपको बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो उसमें हमने ये देखा था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, और उस दौरान मैंने आपको ये भी बोला था कि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और कल आपने उसके लिए कंडीशंस भी देखे कि हीट ट्रांसफ़र होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो ये हीट इंजन आज हमको पढ़ना है। हीट इंजन पढ़ते समय हम तो सबसे पहले हीट इंजन ही पढ़ेंगे, उसके बाद का जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा हीट इंजन का पीवी डायग्राम। आप सुन रहे होंगे कल से मेरी बात कि मैं कुछ ऐसे ख़ास पॉइंट्स है कि जहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन या उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। कल के लेक्चर में आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पर मेरा ज़्यादा जोर था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ज़्यादा जोर था, और उसके बाद जो अगली चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी पीवी डायग्राम। तो हमको हीट इंजन का पीवी डायग्राम भी देखना है। आपको याद होगा कि पीवी डायग्राम से हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो ये पीवी डायग्राम यहाँ पर हीट इंजन का आ जाएगा। अब देखते हैं कि हीट इंजन किसको बोलते हैं। डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा यंत्र है कि जो ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है, चेंज करता है, तब्दीली लाता है। किस में तब्दीली लाता है? वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, या वो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थोड़ी देर के लिए, ये जैसे सर्दी का मौसम है और जब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है तो हम लोगों की सुबह सुबह अगर फजर के बाद सर्दी के दिनों में तो हम लोग ऐसा हाथ घसते हैं। ऐसा हाथ घसने से आपको थोड़ा गर्म महसूस होता है, यानी कि हमारे हाथ का ये जो वर्क है, ये मैकेनिकल वर्क, ये कन्वर्ट हो जा रहा हीट एनर्जी में। अब यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन दिया है, यहाँ पर हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। यानी मैं जो हाथ घस के हीट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस बोल रहा हूँ, ये उसका उल्टा प्रोसेस है। इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हीट इंजन इसका उल्टा काम करता है।
वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। फिर उसके बाद ये एक साइक्लिक प्रोसेस के जरिए चलता है। साइक्लिक प्रोसेस, कल के लेक्चर में आखिरी जो स्लाइड थी हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो उन टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में एक प्रोसेस था साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि जो एक अलग अलग स्टेप्स में चलता है, वही स्टेप्स वो बार बार रिपीट करता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करता है और वापस से अपने पुराने स्टेट पर आ जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो आप लोग नोटबुक पेन निकालेंगे और हीट इंजन का डेफिनेशन लिखेंगे। एटलीस्ट आप उसको शॉर्ट हैंड में लिखिए। क्या लिखेंगे शॉर्ट हैंड में? आपने लिखना हीट एनर्जी। यहां पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं मेरी टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में। हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, टेढ़ी मेढ़ी केजी प्रेप के बच्चे की हैंडराइटिंग आ रही है, थोड़ा उसको बर्दाश्त कर लीजिए, इनटू मैकेनिकल वर्क। ये काम करता है इंजन। तो इंजन से वर्ड आया इंजीनियर, तो कहीं ना कहीं उसका इंजीनियर से भी संबंध होगा। इंजन का काम यहां पर मुख्तसर से ये फिगर में भी बताया है मैंने कि फिगर में हीट इंजन किन किन स्टेप्स से जाता है वो बताया गया। अब उसके पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग की चीज है सोर्स। तो हमने पहले डेफिनेशन में देख लिया कि इंजन का काम है कन्वर्ट करना हीट को मैकेनिकल वर्क में। तो ये सोर्स जो रहेगा वो काय का सोर्स रहेगा? आपके पास है क्या? आपके पास हीट एनर्जी है। तो मतलब ये जो सोर्स है ये किसका सोर्स रहेगा? हीट एनर्जी का। लेकिन इसको अच्छी जबान में रिजर्वॉयर बोलते हैं। रिजर्वॉयर ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फिर उसके बाद यहां पर इसको वर्क में तब्दील करेगा हीट एनर्जी को। ऑल द हीट एब्जॉर्ब्ड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय द हीट इंजन। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी का, आपकी टू व्हीलर का हीट इंजन अगर आप ले लेंगे तो उसके अंदर गाड़ी चलने के काम में ही पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता है। अननेसेसरी जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो एनवायरनमेंट में फेंक दी जाती है, यूजलेस हो जाती है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फेंक दी जाएगी, वो बिना काम की होगी, वो साइलेंसर से आपके वापस आ जाती है, मतलब एनवायरनमेंट में चली जाती है। कहने का मकसद ये है कि आप जितनी भी हीट दोगे वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, बेकाम चली जाएगी। वो एनर्जी किसको जाती है? वी विल कम टू दैट लिटिल लेटर ऑन, उसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो सम हीट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट। अब देखिए ये यहाँ पर ये जो फिगर दिख रही है, यहाँ पर रिजर्वायर दिख रहा है, एक हॉट रिजर्वायर दिख रहा है, ये कोल्ड रिजर्वायर दिख रहा है, यहाँ पर ये मैकेनिकल वर्क W में कन्वर्ट हो रहा है, ये W, और ये हमारा आउटपुट जो है, एक तो W भी आउटपुट है हमारा, और जो अनवांटेड जो हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर को चली जाती है। चलिए अगली स्लाइड में जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने डेफिनेशन लिख लिए होंगे शॉर्ट में कि हीट इंजन किसको बोलेंगे। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। आई होप सबने ये जुमला अपनी अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। यहाँ पर बाद में सर चेक करने के लिए आएंगे आपके पास कि आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप लिखने का काम भी जारी रखिए। अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे, हीट इंजन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके सामने एक एक पार्ट आ रहा है। तो पहला जो पार्ट है उसका नाम है वर्किंग सब्सटेंस, जो हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए वो सिस्टम है, यानी कि जिस सब्सटेंस की मदद से आप पूरी साइकिल चलाएंगे उस सब्सटेंस को बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। और यहां पर ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ भी है कि वर्किंग सब्सटेंस इज नथिंग बट अ सिस्टम। और पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हमने सिस्टम की स्टडी की, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद इट कैन बी एन आइडियल गैस फॉर एन आइडियल हीट इंजन। ये जो सब्सटेंस है वो आइडियल गैस हो सकता है, लेकिन आइडियल गैस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप बोलेंगे पढ़ा रहे क्यों? तो भाई साहब मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आइडियल हीट इंजन पढ़ा रहा हूं।
और जो आप जिस गाड़ी में चलकर यहाँ पर आए हैं वो गाड़ी का जो इंजन है वो रियल इंजन है। अगर प्रैक्टिकल हीट इंजन बनाना है तो वर्किंग सब्सटेंस में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर इन गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन और स्टीम इन स्टीम इंजन, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस स्टीम इंजन में स्टीम रहेगा और अगर गाड़ी का इंजन है तो पेट्रोल वर्किंग सब्सटेंस रहेगा। जैसा आपके कार्बोरेटर में वहाँ पर इग्निशन वगैरह होके फ्यूल जलता है और हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज़ द वर्किंग सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट एंड डस वर्क। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इन्हें ही हीट एब्जॉर्ब भी करता और वर्क भी इन्हें ही करता है, वर्किंग सब्सटेंस। अब आप बोलेंगे इसकी मिसालें दीजिए, तो फ्रायन वगैरह इसकी मिसालें हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का इंजन बना रहे हैं। सेकेंड पार्ट, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा एलिमेंट है। एटलीस्ट आप लिखते समय इनके नाम लिख लीजिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला एलिमेंट था वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा एलिमेंट है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। अब बोलेंगे सर ये हॉट और कोल्ड किस मायने में आपने लिया, तो हॉट कोल्ड मतलब जिसके पास हीट जिससे ली जाएगी वो हॉट रिजर्वायर, और जिसको हीट रिजेक्ट कर दी जाएगी, अनवांटेड हीट जिसको दी जाएगी वो रहेगा कोल्ड रिजर्वायर। तो यहां पर ये दोनों को डिफाइन भी किया गया। हॉट रिजर्वायर इज द सोर्स ऑफ हीट, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये हीट का सोर्स बोलकर काम करेगा। और जैसा मैंने यहाँ पर अगला सेंटेंस लिखा भी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स। कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगा, जो रिजेक्टेड हीट है, जो अनवांटेड हीट है वो एनवायरनमेंट में फेंक दी जाती है, वो एनवायरनमेंट ही कोल्ड रिजर्वायर का काम करेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय धुआं निकल रहा है और वो साइलेंसर से धुआं बाहर निकल जा रहा है, तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हो गया आपका कोल्ड रिजर्वायर, और इसका टेम्परेचर कभी भी कम रहेगा। ये था सेकेंड एलिमेंट। और ये जो सेकेंड एलिमेंट है इसका दूसरा नाम है सिंक, SINK, सिंक इसका दूसरा नाम है। अब थर्ड एलिमेंट क्या है, तो सिलेंडर। सिस्टम आप क्या में लेंगे, तो सिलेंडर में लेंगे। तो वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, और उस सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा एक पिस्टन, और वो पिस्टन की खासियत वो रहेगी कि वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए। आप बोलेंगे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मैं आइडियल इंजन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद दिस डिस्प्लेसमेंट इज ट्रांसफर्ड, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेस कौन होगा, तो पिस्टन डिस्प्लेस होगा। ये पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर किया जाएगा, वर्क करेगा, और फिर हीट ट्रांसफर पॉसिबल होगी, मैकेनिकल एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगी। यानी यहाँ पर इनपुट है हीट एनर्जी और आउटपुट है मैकेनिकल वर्क, और अनवांटेड गैर ज़रूरी रिजेक्टेड हीट कोल्ड रिजर्वायर को। तो हमारे इस हीट इंजन के ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, और तीसरा सिलेंडर। अब इसको थोड़ा अपन तरतीब में देखेंगे। पहले आ जाएगा सिलेंडर, सिलेंडर में आ जाएगा वर्किंग सब्सटेंस, सिलेंडर बंद कर दी जाएगी पिस्टन से, और फिर वहाँ पर हीट दी जाएगी, पिस्टन मूव होगा, और पिस्टन का मोशन ही मैकेनिकल वर्क है। अब पिस्टन के मोशन से आप जो है तो उसको चलाते हैं, जो पार्ट को आपको चलाना है, तो पिस्टन का मोशन ही वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क है। आई होप आपको ये एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। अब जाते हैं हीट इंजन एक साइकिल में क्या काम करता है, ये उसकी एक साइकिल का डिस्क्रिप्शन दिया है, और ऐसी ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इसके अंदर एक साइकिल के अंदर जो स्टेप्स है ये यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है। तो कितने स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, 3 स्टेप्स दिख रहे हैं, वर्किंग के 3 स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉट रिजर्वायर से हीट ली जाएगी, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी। किसके द्वारा, किसके द्वारा हीट एब्जॉर्ब होगी, नहीं वो हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा, लेकिन लेगा कौन जी, नहीं नहीं नहीं, आपने पहला एलिमेंट भूल गए इसका मतलब जी। हाँ, इधर से सही जवाब आया, वर्किंग सब्सटेंस।
वर्किंग सब्सटेंस हीट लेगा हॉट रिजर्वायर से, और हॉट रिजर्वायर है मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर आगे चल के अगर कहीं आया नहीं लिखकर तो ये याद रखना वो रहेगा TH, T सफिक्स H, TH। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ द हीट विल बी एब्जॉर्ब फॉर डूइंग वर्क, और ये वर्क कौन करेगा? वापस से वर्क कौन करेगा? वर्किंग सब्सटेंस सिस्टम। तो उसकी वर्किंग हुई मतलब वो एक्सपांड हुआ, एक्सपांड होने से फिर क्या फर्क पड़ेगा? पिस्टन मोशन में आएगा, राइट। तो वर्किंग सब्सटेंस एक्सपांड हुआ, एक्सपांशन की वजह से पिस्टन जो है वो हरकत में आया। और आखिरी स्टेप जो अनवांटेड हीट है, हम चाहते नहीं कि हीट अनवांटेड जाए, वेस्ट जाए, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट रहेगी, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी और वो चले जाएगी कोल्ड रिजर्वायर को। ये कोल्ड रिजर्वायर हमारे केस में वो एनवायरनमेंट को चले जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसके 3 स्टेप्स है, वर्किंग हीट इंजन के वर्किंग के ये 3 स्टेप्स है। पहला हीट एब्जॉर्ब होना, दूसरा हीट का वर्क में कन्वर्जन होना, और तीसरा कुछ हीट रिजेक्ट कर देना एनवायरनमेंट को। यानी अंडरलाइनिंग पॉइंट ये हुआ, रिजर्वायर से हीट ली जाएगी, वर्किंग सब्सटेंस एक्सपांशन करेगा और उन्हें कुछ हीट एनवायरनमेंट को देगा। तो ये हो गए इसके स्टेप। तो ये साइकिल रिपीट होती जाएगी, फिर ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। अब कुछ लोग सोच सकते हैं, इरफान के जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग सोच सकते हैं कि सर क्या ये जो रिजेक्टेड हीट है मैं रीयूज करके इधर ला सकता क्या, हॉट रिजर्वायर में? तो अभी तक ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना प्रैक्टिकली कि इसकी रिजेक्टेड हीट वापस से क्या हम हॉट रिजर्वायर में ला सकते क्या? तो आप इंजीनियर बनेंगे तो तब इंशाल्लाह आप वैसा इंजन बनाना ताकि ये हीट भी काम आ जाए। लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। अच्छा, जब भी हम हीट इंजन पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले तो उसको हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए, पहले हमने हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट कर लिए, हमने उसके एलिमेंट्स देख लिए, हमने उनको जुड़ा लिया, हमने उनका वर्किंग कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि मैंने जो हीट इंजन बनाया है या हम सब लोग ने मिलके हीट इंजन जो बनाए वो आउटपुट कितना दे रहा। तो अगर आउटपुट जांचने का है हीट इंजन का, तो जांचने के लिए जो क्वांटिटी ली जाती है उसको बोलते हैं इफिशियंसी। इंजन की इफिशियंसी मतलब वो कितना आउटपुट दे सक रहा है। मतलब मैंने अगर 100 जूल एनर्जी दिया, हीट एनर्जी 100 जूल दिया, तो इसमें से वो कितनी हीट वर्क डन में कन्वर्ट कर सक रहा और कितनी रिजेक्ट हो जा रही है। तो ये W की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी इफिशियंसी ज्यादा रहेगी। ये फॉर्मूला यहां पर आप सब लोगों को दिख रहा होगा इस स्लाइड में। ईटा इज इक्वल टू यहां पर ये फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार। ईटा इज इक्वल टू W यानी जो वर्क डन हुआ, और ये QH। मुझे बोलिए QH क्या है? हीट सप्लाइड। लेकिन स्पेसिफिक बोलो, अभी ऐसा फेंकिया मत मारो। नहीं, आप वही बोल रहे वापस से। मैं बोल रहा कि ये यहां पर सिंबल देखिए आप क्या दिया हुआ है, सिंबल QH। सिंबल पर जरा ध्यान दीजिए। सिलेंडर में सिस्टम है, सिस्टम हीट ले रहा, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि इन्हें हीट जो ले रहे हैं, देखिए आप लोग प्लीज कंसंट्रेशन में पढ़िएगा, आप लोग भूलते जा रहे हैं। ये जो QH है आप बोल रहे हीट एब्जॉर्ब। अच्छा ठीक है, हीट सप्लाइड, बट कहां से हीट सप्लाइड? हॉट रिजर्वायर से, ठीक है। अच्छा, हॉट रिजर्वायर का दूसरा नाम क्या है? सोर्स। वेरी गुड। इधर आज बॉयज की तरफ से जवाब माशाल्लाह से अच्छे आ रहे, तो माशाल्लाह अल्लाह आपको पास करे इम्तिहानात में।
अच्छा, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला है। इफिशियंसी का और एक फॉर्मूला यहां पर आपको दिख रहा है। क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको? 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू एच। ये क्यू सी अपॉन क्यू एच है। अच्छा, ये क्यू सी क्या होगा फिर? यस, हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर, हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर, और QH हीट टेकन फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। एनीवे, आज आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा। कल का कॉन्फिडेंस जो कल जो चले गया था आपका वीडियो क्लिप देखने के बाद, आज वो कॉन्फिडेंस वापस ला लिया आपने, शुक्रिया इसके लिए। लेकिन अभी भी आपका वीडियो शूट करूंगा मैं, और फिर बाद में देखूंगा कि आप लोग लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे, कौन कैसा बैठा था। थोड़ा मेहरबानी करके तमीज़ से बैठे और ध्यान दें। ऐसा है कि हम इबादत का काम ही कर रहे हैं, ऐसा समझें। जैसे नमाज में हम लोग बात नहीं करते, वैसा भी यहाँ पर लेक्चर में भी आपने बात नहीं करना चाहिए और तमीज़ से बैठना चाहिए। क्योंकि कल वो 1.5 मिनट की क्लिप जो थी उसने मेरे पर बहुत असर किया। आप लोग कल तमीज़ से भी नहीं बैठे थे, तो बदतमीज़ मत कहलाइए आप प्लीज़। आप आपके कल्चर को पेश कीजिए। खैर, एनीवे, चलो फिलॉसफी झाड़ना नहीं है मुझे। हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, वर्क डन, आउटपुट, इनपुट, ये सारे वर्ड से अब आप वाकिफ हो गए हैं। ये वर्ड्स आपके लिए अब ऐसे यूज टू हो जाना चाहिए। हॉट रिजर्वायर से हीट ली जाती है, कोल्ड रिजर्वायर को हीट दी जाती है, मैकेनिकल वर्क डन W होता है और कुछ हीट रिजेक्ट होती है। और यहाँ पर ये सारा एरो ये दिख रहा है, ये बड़ा एरो दिख रहा है आपको, ये बड़ा एरो, ये इनपुट बता रहा है QH। फिर ये छोटा हो जा रहा है, इधर देखिए QC छोटा हो जा रहा। मतलब जो इंजीनियर लोग हैं इनके लिए ये एरो का भी मतलब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कि ये बड़ा एरो है, फिर यहाँ पर ये छोटा हो रहा। वर्क डन का भी छोटा है, तो ये बड़ा एरो, ये छोटा एरो, और ये मीडियम एरो, ये वर्क डन W। तो इसके एरोस के डायरेक्शन पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। कोई मेहंदी डिज़ाइन नहीं है ये आपके हीट इंजन का डायग्राम है। अब आ जाइए PV डायग्राम पे। थर्मोडायनेमिक्स की सबसे फेवरेट चीज़ PV डायग्राम। अगर एक हीट इंजन का PV डायग्राम देखें तो वहाँ पर वो कौन कौन से प्रोसेसेस से जाता है, तो वहाँ पर यहाँ बताया गया। देखो, मैं आपकी अब नॉलेज चेक कर रहा हूँ, थोड़ा आप ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये प्रेशर P है और ये यहाँ पर ये वॉल्यूम V है, ये अलग अलग टेम्परेचर्स है। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर TH है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर TL है, और हमारे पास ये वर्किंग सब्सटेंस है। देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें क्या हो रहा कि A to B जा रहा है, A to B प्रोसेस हो रहा है, A to B प्रोसेस हो रहा है। और वो किस किस्म का प्रोसेस है? हीट एब्जॉर्प्शन है, हीट एब्जॉर्प्शन है। और इसमें आप देखेंगे कि एक क्वांटिटी कांस्टेंट रह रही और एक क्वांटिटी वैरी हो रही। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 ही क्वांटिटी है, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम। अब आप मुझे बताइए कि थोड़ा थोड़ा अगर आप मैं A से B पर गया तो क्या प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है? ओके, और जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कल हमने प्रोसेस पढ़े, उसको क्या नाम देते हैं? वेरी गुड, 2 थम्स अप आपके लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस, गुड, नाइस। चलिए, ये अपना हीट एब्जॉर्प्शन है। अब B to C आइए। B to C क्या हो रहा? प्रेशर क्या हो रहा? कम हो रहा, साथ ही साथ वॉल्यूम भी कम हो रहा है। देखिए, क्योंकि ये नीचे आ रहा, ऐसे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, राइट। यहां पर वर्क डन हो रहा, यहां पर वर्क डन हो रहा, और वॉल्यूम प्रेशर दोनों भी चेंज हो रहे हैं। फिर अब आ जाइए आप C to D। C to D में वापस से जो A और B है उसके ही जैसी दिख रहा है। देखिए, C to D प्रोसेस भी उसे के जैसे दिख रहा है। फिर आप जाएंगे D to A, ये है वर्क डन ऑन गैस और ये है वर्क डन बाय गैस। दोनों में फर्क है। यहां पर आपका जो सिस्टम है, वर्किंग सब्सटेंस, उन्हें वर्क कर रहा, और यहां पर उसके ऊपर वर्क हो रहा। मतलब यहां पर पहले पिस्टन जो है तो डिस्प्लेस ऊपर हो रहा था, गैस एक्सपांड हो रही थी। यहां पर पिस्टन नीचे आएगा, यहां पर पिस्टन नीचे आ जाएगा और वर्क डन होगा ऑन द गैस, ऑन द गैस। पिस्टन नीचे उतर रहा है तो गैस पर वर्क डन होगा। और ये जो B to C है उसमें वर्क डन बाय द गैस है,
गैस फैल रहा है, एक्सपांड हो रहा है, और फिर D2A में वहां पर वो गैस कॉम्प्रेस हो रहा है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम की एक्सिस किधर है, ये देखिए, ये इधर जा रहे, हम इधर जा रहे, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा, कम हो रहा। देखिए आप, हम इधर जा रहे हैं, ये एक्सिस है, तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की एक्सिस है, ये एक्सिस वॉल्यूम की है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा, यानी गैस कंप्रेस हो रहा, यानी कि गैस पर काम हो रहा। और यहाँ B2C में वॉल्यूम बढ़ रहा, यानी गैस काम कर रहा है। ओके, चलिए ये बात भी समझ में आ गई होंगी आपको। पीवी डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सारे प्रोसेसेस बिल्कुल आपको यहाँ पर बता देता है कि क्या हो रहा, एब्सॉर्प्शन हो रहा, कंप्रेशन हो रहा, कि यहाँ पर गैस के साथ वर्क हो रहा या गैस पर वर्क हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप ये पीवी डायग्राम से आराम से पहचान ले सकते हैं। फिर वापस से उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाना है। इनिशियल पोजीशन मतलब ए पर आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर वो इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा और इस तरह से पूरी ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको अगली स्लाइड में शायद कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि ये प्रोसेसेस के नाम क्या है। मैंने तो आपको पूछ लिया नाम क्या है, आपने जवाब भी दे दिए, लेकिन उसका रेफरेंस आगे आएगा। अच्छा, हीट रिजेक्ट भी हो रही है, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हीट रिजेक्ट भी हो रही है, कुछ अनवांटेड हीट चली जा रही है। एनीवे, तो ये पीवी डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। टेढ़ा मेढ़ा है, पेपर पे अपने कहीं ना कहीं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ कर लो उसको, पीवी डायग्राम को, हीट इंजन के पीवी डायग्राम को टेढ़ा मेढ़ा कैसा तो भी आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके पाथ बता दीजिए ABCD। तो पहला प्रोसेस A to B, दूसरा प्रोसेस B to C, तीसरा प्रोसेस C to D और चौथा प्रोसेस D to A। और A मतलब इनिशियल स्टेट, और यहाँ पर साइकिल कंप्लीट, वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आ गया है। तो आप लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी ये फिगर ड्रॉ कर ली क्या, कैसे भी? अच्छा, मैं आगे की स्लाइड पर जा रहा हूं। अब आगे की स्लाइड आ जाइए। अब हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हैं, हीट इंजन हो चुका। अब आगे जो है हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, यहाँ पर मैंने उसका एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट है, बहुत काम की चीज़ें है, सब आपकी काम की चीज़ें, सब आप आपके घर पे इस्तेमाल करते हैं। ये हीट पंप छोड़ के, हीट पंप आप घर पे इस्तेमाल नहीं करते। एनीवे, आप रेफ्रिजरेटर्स घर पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप एयर कंडीशनर भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा बहुत उसका साइंस ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको सीखने को मिलेगा कि भाई रेफ्रिजरेटर क्या काम करता और उसका काम हीट इंजन से कैसा अलग है, क्या ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, और कन्वर्जन का प्रोसेस कैसा है, हीट टू वर्क। तो ये प्रोसेस किसका है? इंजन का। हीट को कन्वर्ट कर रहे वर्क में, ये क्या है? इंजन। इंजन, अगर इन शॉर्ट में किसी ने आपसे पूछा कि इंजन क्या है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी कि हीट इनटू वर्क, कोई भी चीज जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे उसको आप बोल देना इंजन या हीट इंजन। अब देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर हीट इंजन के हिसाब से क्या है। अब्दुल रहमान आपके बाजू जो बैठे वो बेचारे कांधे का सहारा क्यों ले रहे हो? अभी इतनी उम्र में जल्दी से कंधा लग रहा दोस्त का, भाई का। ओके, चलिए, ये है कुछ एक पॉइंट है मैंने लेकर आया आपके लिए और बिल्कुल आपकी किताब से लिया है। ये बता रहा है कि हीट फ्लो कैसे होता है कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में। ये छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान न दें, लेकिन सिर्फ आपकी नज़र से ये गोशा गुजार हो जाए इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाया, और इससे मुझे कुछ भी हासिल करना नहीं है। तो ये अंदर जो सब्सटेंस है, ये ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस है, जो वर्किंग सब्सटेंस बोल रहे थे हम अभी तक हीट इंजन में, अब यहाँ पर हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस जो बोलते हैं उसकी जगह पर रेफ्रिजरेटर में नाम आ जाता है रेफ्रिजरेंट। मतलब रेफ्रिजरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, और हीट इंजन में उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग सब्सटेंस। या सिंपली उसको दूसरा नाम क्या था? एनीबडी? सिस्टम। आपको बोला था मैंने, सिस्टम। ओके, तो यहां पर एक हॉट रीजन है, एक कोल्ड रीजन है, और हीट ट्रांसफर हो रही है, और कुछ तो भी लिखा हुआ है, इसको आप बाद में पढ़ लेना, किताब में छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा इम्तिहान के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट नहीं है। यह आ गया आपके फ्रिज का
वर्किंग डायग्राम, आपकी फ्रिज कुछ इस तरह से काम करती है। अब इसमें अगर आप पार्ट्स के नाम लेंगे तो क्या क्या पार्ट्स है? देखिए यहां पर है एवापोरेटर, यहां पर है कंडेंसर, और ये कंप्रेसर और एक वॉल्व। ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इसके। तो पहला एलिमेंट ये मैंने बोला एवापोरेटर, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए प्लीज। एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो उसमें मैंने पहला एलिमेंट आपको बोला है एवापोरेटर। दूसरा पार्ट है कंडेंसर, कंडेंसर। तीसरा पार्ट है कंप्रेसर। चौथा पार्ट है एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व। और एक चौथी चीज भी आप ऐड कर दीजिए, रेफ्रिजरेंट। तो इस तरह से इसके 5 एलिमेंट्स हैं, इसके 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने पहला एलिमेंट आपको लिखाया एवापोरेटर, दूसरा एलिमेंट मैंने आपको लिखाया कंडेंसर, तीसरा एलिमेंट आपको लिखाया मैंने कंप्रेसर, चौथा एक्सपेंशन वॉल्व और पांचवा रेफ्रिजरेंट। ये 5 चीजों को अगर आप इकट्ठा कर लो तो फ्रिज बन जाएगा, आपका रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। ये 5 चीजें लाना है बस आपको ढूंढ के। अच्छा, इवेपोरेटर किस फॉर्म में है? इवेपोरेटर कॉइल के फॉर्म में है। ये देखिए कॉइल के फॉर्म में। तो इवेपोरेटर फ्रिज के अंदर रहता है, यहां पर मैंने लिख के रखा है इनसाइड रेफ्रिजरेटर। तो इवेपोरेटर रहेगा इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, वो कॉइल की शक्ल में रहेगा। कॉइल मतलब ऐसा ट्यूब रहेगा। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में मत चले जाइए, वरना कॉइल मतलब आप समझेंगे कि तार है और तार लपेटी हुई है। तार नहीं है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब बोलिए, कोई भी किसी भी मटेरियल का ट्यूब है, लेकिन हम इसको कॉइल बोल रहे। तो अलग कॉइल मत समझिए इसको, ये एवेपोरेटर कॉइल है। उसके बाद जो एवेपोरेटर कॉइल की तरफ एक दिख रहा है आपको लो प्रेशर रीजन, यहां की जो वॉल्व खुलेगी वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी। उसके बाद मैंने आपको जो दूसरा नाम लिखा है वो है कंडेंसर। कंडेंसर भी एक कॉइल है, कॉइल ही है, लेकिन इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर पर है। और जो एवेपोरेटर में है, एवेपोरेटर जो कि फ्रिज के अंदर है, और ये जो आपका कंडेंसर है इसके अंदर हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट रहेगा। और अच्छा बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा? तो कंप्रेसर, कंप्रेसर का काम ही है हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करना। आप बोलेंगे सर ये प्रेशर वेरिएशन करके हम क्या कर रहे? तो आपको मालूम है किसी भी सब्सटेंस का हम फेज, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये चेंज कर सकते हैं 2 तरीकों से, हीट दे या लेके। एक तरीका यह है किसी भी सब्सटेंस का फेस चेंज करने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। और रिवर्स अगर करना है तो हीट निकाल दो, तो रिवर्स करेंगे तो हीट रिवर्स हो जाएगी और गैस बन जाएगा लिक्विड और लिक्विड बन जाएगा सॉलिड। इस तरह से ये साइकिल चलती है। ये एक तरीका है फेस चेंज करने का। अब दूसरा तरीका है प्रेशर चेंज से भी सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता है। यानी कि अगर आपका एलपीजी गैस आपके घर पे है तो आप एलपीजी गैस बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म अगर आप बोलेंगे तो वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम। यस, यानी कि वहां पर अंडर हाई प्रेशर वो लिक्विड है, और जब आप रेगुलेटर खोलते हैं तो वो प्रेशर कम होता है और फिर वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। यानी प्रेशर कम ज़्यादा करने से भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, गैस को लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को गैस बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर चेंज करके हमने सब्सटेंस के फेस चेंज किए, और उसके लिए कौन काम कर रहा है? कंप्रेसर। तो कभी भी रेफ्रिजरेटर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंप्रेसर। और उसके बाद ये एक्सपेंशन वॉल्व है, वहाँ पर जो क्या होगा वो बाद में देख लेंगे, अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर से कंप्रेसर प्रेशर वेरिएशन लाएगा। 2 प्रेशर वेरिएशन आपको आजू बाजू दिख रहे हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। हाई प्रेशर वो कंडेंसर की तरफ जा रहा,
और लो प्रेशर वाला एवापोरेटर की तरफ जा रहा। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख कर रखा है। ओके, तो ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए, उसके बाद ज़रा हम एनर्जी फ्लो डायग्राम देख लेंगे रेफ्रिजरेटर का। एनर्जी फ्लो डायग्राम ये यहाँ पर, यानी कि देखिए, ये हॉट रिजर्वायर है एट TH टेम्परेचर, ये है कोल्ड रिजर्वायर एट TC टेम्परेचर। यहाँ पर जो हीट ली गई वो QH और ये QC और ये वर्क डन W। तो आप बोलेंगे सर ये तो कुछ हीट इंजन के जैसे ही दिख रहा है। यस, रेफ्रिजरेटर मतलब रिवर्स फंक्शन ऑफ हीट इंजन, ये डेफिनेशन है। अगर आपको रेफ्रिजरेटर इन शॉर्ट डिफाइन करना है तो आप ये बोल सकते हैं कि रिवर्स फंक्शन ऑफ हीट इंजन ही रेफ्रिजरेटर है। तो रिवर्स हीट इंजन इज रेफ्रिजरेटर। तो यहां पर क्या होगा कि बाहर हीट दे दी जाएगी और अंदर की हीट बाहर फेंक दी जाएगी, अंदर की हीट बाहर फेंक दी जाएगी। और इसका उल्टा होता था हीट इंजन में, इसका उल्टा होता था हीट इंजन में। खैर, तो ये यहां पर ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है इसका। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो मैंने आपके सामने लेकर आया है। ये इसके 4 स्टेप्स है। पहले हमने हीट इंजन की साइकिल देखे थे, अब हमको देखना है रेफ्रिजरेशन की साइकिल। रेफ्रिजरेशन की साइकिल के 4 स्टेप्स है। और हमारे हीट इंजन के कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे। क्या क्या था? एब्सॉर्प्शन, वर्क डन, रिजेक्शन, ये 3 स्टेप थे। यहां पर 4 स्टेप है और वो चारों स्टेप यहां पर मैंने ये साइकिल के फॉर्म में आपको बताया है। देखो, मैंने पहले बोला था आप A to B गए, वहां पर देख रहे थे आप, तो गैस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे था, तो कर्व ऐसा ऊपर जा रहा था। अच्छा, अगर आप रेफ्रिजरेटर लेंगे तो पहले एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा, फिर आइसोबैरिक एक्सपांशन होगा, फिर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा और आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन होगा। मतलब मैंने बोला था आपको कॉम्प्रेसर का ही फंक्शन यहां पर ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। अच्छा, अब ये डिटेल में एक एक स्टेप हम देखते जाएंगे, एक एक स्टेप यहां पर मैं आपको बताता जा रहा हूं। देखिए, जैसे हीट इंजन के अपना पहला स्टेप था, तो वैसे ही अब फर्स्ट स्टेप ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगर बात नहीं हो तो फायदा होगा, थोड़ा यहाँ तक भी आवाज़ आ रही है, काइंडली मेंटेन डिसिप्लिन। स्टेप 1 में एक बारीक नोजल से जो फ्लूइड है, फ्लूइड पहले मैंने क्या नाम दिया था? रेफ्रिजरेटर में क्या रहता है? रेफ्रिजरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसका नाम क्या है? यस, रेफ्रिजरेंट। इधर से जवाब आ रहे ज़्यादा, आज इधर अमान है शायद इसलिए जवाब ज़्यादा आ रहे। तो रेफ्रिजरेंट, अमान नहीं है क्या अमान का? हाँ, तो रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो यहां पर मैं वर्ड फ्लूइड यूज किया, फ्लूइड मतलब वर्किंग सब्सटेंस ही। तो वो नोजल से निकल के एक्सपैंड होता है, फैलता है। क्यों फैल रहा वो? क्योंकि हम उसको लो प्रेशर एरिया में लेके जा रहे। ये पहला स्टेप। तो पहला स्टेप हमारा ये हुआ कि नोजल से वर्किंग सब्सटेंस को बाहर निकाल के लो प्रेशर एरिया में लेकर जाकर उसको आप कह रहे हैं कि आप एक्सपांड हो जाओ, और एक्सपांड होने से वो जो है फ्लूइड वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, वो कूल हो जाएगा। इसलिए पहला जो स्टेप है मैंने आपको पीछे की स्लाइड में बताया, यहां पर एडियाबैटिक एक्सपांशन आप देख रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो पहला स्टेप आप आपकी नोटबुक में जो लिखेंगे, आप आपकी नोटबुक में जो पहला स्टेप लिखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल का, रेफ्रिजरेशन के साइकिल का पहला स्टेप एडियाबैटिक एक्सपांशन। आप इतना लिखकर रख लीजिए, आप क्लिक हो जाएगा आपको कि एडियाबैटिक एक्सपांशन सर ने क्या बोले थे। हमने ये कहना है कि एक बारीक सुई के जैसा एक ट्यूब है, बहुत ही बारीक ट्यूब है, जिसको हमने बोले नोजल। वो नोजल से हमने फ्लूइड को बाहर लो प्रेशर एरिया में छोड़ दिया, तो उस वजह से
वो फ्लूइड कन्वर्ट हो गया गैस में, और गैस वहां पर एक्सपैंड हो गया, गैस कूल डाउन भी हो गया। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन। ये पहला स्टेप। तो आप रेफ्रिजरेशन साइकिल का पहला जो स्टेप आपकी नोटबुक में लिखेंगे, अब्दुल रहमान एफ डिवीजन से मोतबाना गुजारिश है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन रखें और लिखने का भी काम करें। तो पहला स्टेप एडियाबेटिक एक्सपांशन। सेकेंड स्टेप में देखिए कौन सा प्रोसेस है, मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिया, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। ये है आइसोबैरिक एक्सपांशन। तो आप इमीडिएटली आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल में सेकेंड स्टेप आगे ये एरो के फॉर्म में बताइए, आप शॉर्ट में लिखते जाइए आप। तो दूसरा स्टेप है आइसोबैरिक एक्सपांशन, यानी कि यहां पर गैस जो है वो थर्मल कांटेक्ट में आएगा इनर पार्ट ऑफ द फ्रिज से, और वो हीट अप हो जाएगा और ट्रांसफर करेगा हीट फ्रॉम द हीट कंटेंट्स, और ये होगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आइसोबैरिक। ये काम हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कंप्रेसर को यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मैं कहूंगा रेफ्रिजरेटर का हार्ट अगर कोई है तो वो है कंप्रेसर। और अगर आपको रेफ्रिजरेटर को शॉर्ट में कुछ भी अगर बोलना है तो मैंने बोला था रिवर्स हीट इंजन, और वहां पर मतलब इस केस में हीट तो इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं हो रही, बल्कि यहां पर प्रेशर का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेशर वेरिएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वर्किंग सब्सटेंस का फेस चेंज किया जा रहा है। पहले वो फ्लूइड था, फिर वो बन गया गैस। अब देखिए गैस यहां पर सेकेंड स्टेप में पहुंचा, उसने वहां से अंदर के हिस्से से जहां से हीट निकाल कर बाहर करनी है वहां से उसने हीट ले लिया। अब हम फ्रिज के अंदर है, तो अंदर की हीट वहां पर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो पहले स्टेप में जो सब्सटेंस बना था ये गैस, इन्हें अंदर के फ्रिज के पोर्शन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो प्रोसेस होगा आइसोबैरिक एक्सपांशन, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होने के बाद एक्सपांशन होना ही होना है। तो गैस यानी वर्किंग सब्सटेंस एक्सपैंड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। आप लिख लीजिए थर्ड स्टेप एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब यहां पर किसका रोल आ गया, कंप्रेसर का। देखिए यहां पर रोल आ गया कंप्रेसर का। यहां पर आपको अब गैस को यानी वर्किंग सब्सटेंस को कंप्रेस करना है एडियाबेटिकली, हीटिंग इट एंड टर्निंग इट इनटू लिक्विड। देखिए वापस से अपना फ्लूइड मिल जा रहा अपने को यहां पर। थर्ड स्टेप में हमारा ये जो फ्लूइड था, फर्स्ट स्टेप में जो फ्लूइड था वो अब हमको वापस से यहां लिक्विड फॉर्म में मिल गया। देखिए आप देख पा रहे हैं, पहले यहां पर वो फ्लूइड था, अब तीसरे स्टेप पर आया तो वो लिक्विड में आ गया, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहां पर वो गर्म हीट के फॉर्म में है, मतलब गर्म लिक्विड के फॉर्म में है। लिक्विड यहां पर ये गर्म है, ठंडा लिक्विड नहीं है ये, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब की हुई है। ओके, और उसका कंप्रेशन हो रहा है कंप्रेसर के जरिए। और चौथा और आखिरी स्टेप, देखिए मैंने बोला था कि ये लिक्विड जो है कम टेम्परेचर पर नहीं है, बल्कि वो हॉट है, हॉट लिक्विड है, और फिर वो पास होता है कॉइल्स जो कि आउटसाइड द फ्रिज है। अब आप मुझे बोलिए कौन सा कॉइल आउटसाइड द फ्रिज था, एवेपोरेटर आउटसाइड था क्या कंडेंसर था? देखिए दो कॉइल्स दिए थे हमने, एवेपोरेटर कॉइल और आपका कंडेंसर कॉइल। एक कॉइल फ्रिज के अंदर था, एक कॉइल फ्रिज के बाहर था। यस, वेरी गुड, आपका ध्यान है मेरी तरफ, माशाल्लाह। तो वो वहां पर हॉट लिक्विड जो है वो उस कॉइल के थ्रू जाएगा आउटसाइड द फ्रिज। ये यहां पर लिखा है आउटसाइड द फ्रिज इज ट्रांसफर्ड टू द एटमॉस्फेयर, और निकल के वो एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। और ये प्रोसेस अब कौन सा होगा, आइसोबैरिक कंप्रेशन। फिर से कंप्रेसर अपने काम में आ गया। द कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय, अच्छा ये सिर्फ कंप्रेसर का इंफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है, इसको इतना ध्यान मत दो। ये यहाँ पर अपना ये चौथा स्टेप खत्म हो जाता है।
यहाँ पर ये सिर्फ कंप्रेसर क्या होता है, वो कैसा काम करता है, उसके बारे में ये बताया गया है। मुझे नहीं लगता ये स्टेप में यहाँ पर ये ज़रूरी था, फिर भी मैंने डाल दिया। कॉपी करने की आदत है आप जैसे लोगों के साथ रह के, तो कॉपी करने की आदत है। एनीवे, मेरे हिसाब से ये पोर्शन यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से रेफ्रिजरेटर के ये 4 स्टेप्स आप लोग समझ गए होंगे। पहला स्टेप, अब आप सब लोग एक आवाज़ में बोलेंगे, पहली स्टेप कौन सी है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरी स्टेप आइसोबैरिक एक्सपांशन। तीसरी स्टेप एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। और चौथी स्टेप आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे 4 स्टेप रेफ्रिजरेटर के कंप्लीट हुए। अच्छा, मैंने बोला था कि कोई भी हीट इंजन कितना अच्छा है और कितना ख़राब है, ये तय करने वाली क्वांटिटी क्या लिए थे हमने? वेरी गुड, एफिशिएंसी। इधर से माशाल्लाह जवाब बहुत आ रहे हैं। एफिशिएंसी गिने थे हमने, ईटा। अच्छा, किसी को ईटा का फॉर्मूला याद है क्या एफिशिएंसी का? बोलिए। W/Q। लास्ट वाले आप हाथ उठाए थे, हाँ, हाथ जिसने उठाया था, हाँ जी, यस करेक्ट, W/QH। अच्छा बहन जी, ये W क्या है? वर्क डन। वेरी गुड, है ना यार, ये यहाँ से भी जवाब आ रहे ना, ऐसा बदनाम कर रहे हैं आप लोग। ओके, एनीवे, QH क्या था? QH, अरे भाई Q बोले तो हीट है ही, थर्मोडायनेमिक्स में Q बोले तो हीट है ही। हीट टेकन फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। ओके, अब अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर है और हमको उसको पहचानना है कि वो रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है कितना खराब है, तो जी हाँ, कंप्रेसर वहां पर उसका हार्ट है, लेकिन मतलब आप किस क्वांटिटी से बता पाएंगे कि ये रेफ्रिजरेटर अच्छा है और ये रेफ्रिजरेटर थोड़ा उससे कम अच्छा है? तो वो क्वांटिटी का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। के फैक्टर बोलते हैं इसको, के फैक्टर, परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। और तकरीबन फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि हीट इंजन का उल्टा मतलब रेफ्रिजरेटर। तो फिर अब जो क्वांटिटी आ गई वो आ गई परफॉर्मेंस, वहाँ एफिशिएंसी थी, यहाँ परफॉर्मेंस है, और फॉर्मूला भी तकरीबन उल्टा हो गया। देखिए वहाँ पर W/QH था और यहाँ पर Q/W है, Q/W है, और इस रेशियो को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोप। ये कोप है, रेफ्रिजरेटर का होता है कोप, COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोप, COP। इसको दूसरा नाम है के फैक्टर, बोला था मैंने आपको। उसका और एक नाम है Q वैल्यू ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो जब भी आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाएंगे, मतलब आइंदा अगर आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाएंगे कभी नया, तो आपने थोड़ी उसको शान बताने के लिए, थोड़ा बहुत आपको साइंस मालूम है, उसको थोड़ी शान बताने के लिए बोलना कि भाई साहब इसका जो के फैक्टर है उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो बोलेगा के वैल्यू अच्छा 2.5 है, तो आपने बोला बहुत अच्छा है। अगर उन्होंने बोला के वैल्यू 5 है, वेरी गुड, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं जहाँ पर ये के वैल्यूज़ डिटरमाइन किए जा सकते हैं। तो ये कोप याद रखना है, कोप, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एनीवे, उसका ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया है, देखिए ये वाली 3D वाली जो स्लाइड दिख रही है यहाँ पर, ये मैंने के का फॉर्मूला दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला है, देखो उसका, QC/QC माइनस QH। अच्छा मुझे ये बताइए, ये QC क्या होगा? हीट गिवन टू द कोल्ड रिजर्वायर। तो ये हीट गिवन टू द कोल्ड रिजर्वायर, हमने फ्रिज जो ली है, तो वो हीट कोल्ड रिजर्वायर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर कौन काम कर रहा है? ये हीट किसको रिजेक्ट हो रही? ये हीट जो रिजेक्ट हो रही, हाँ, वो एवापोरेटर से कहां जा रही? नहीं, हीट कंडेंसर में नहीं जाती है। कंडेंसर का काम सिर्फ प्रेशर वेरिएशन करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्रेसर का काम सिर्फ प्रेशर चेंज, प्रेशर वेरिएशन लाना है। ओके, तो वो हीट रिजेक्ट होती है एनवायरनमेंट को। एनीवे, चलिए बैड लक इस बार।
अच्छा, उसके बाद एयर कंडीशनर, ये जो है तीसरी काम की चीज़। हमने पहली जो काम की चीज़ पढ़े थे हीट इंजन, दूसरी काम की चीज़ रेफ्रिजरेटर, अब तीसरी काम की चीज़ एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर क्या होता है? इट डिफर्स फ्रॉम अ रेफ्रिजरेटर, यानी वो एक्चुअल रेफ्रिजरेटर ही है, इट्स लाइक अ रेफ्रिजरेटर। लेकिन फर्क क्या है? बजाय एक खोखे को ठंडा रखने के, उन्हें पूरी बिल्डिंग को ठंडा रखता है। आई मीन उस रूम को ठंडा रखता है, उस रूम को ठंडा रखता है। मतलब अगर आपके पास एयर कंडीशनर है, इसका मतलब आपके पास एक बड़ा फ्रिज है जो पूरे रूम को ठंडा कर रहा है। ये फ़र्क है बस, मतलब वॉल्यूम का फ़र्क है। बाकी सारी चीज़ें रेफ्रिजरेटर के जैसे ही है, वैसे ही इवापोरेटर है। देखिए यहाँ पर ये इवापोरेटर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये कॉइल्स भी है, ये सारे सेम चीज़ें। ये कंडेंसर दिख रहा है आपको यहाँ पे, सेम वही है। मतलब एयर कंडीशनर एक रेफ्रिजरेटर है जो रूम को ठंडा कर रहा है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है कितना बुरा है ये डिटरमाइन करने के लिए देखिए के फैक्टर, ये के का यहाँ पर दिया हुआ है, के का फॉर्मूला QC अपॉन W। के का दूसरा फॉर्मूला है H अपॉन P। तो H क्या है? H क्या है? हीट रिमूव्ड। H है हीट रिमूव्ड और P है पावर। पावर के लिए टू रिमूव द हीट। भाई एयर कंडीशनर क्या करता है? हीट को बाहर फेंकता है। तो पावर P जो रिमूव कर रही हीट को, उसके रेशियो को आप बोलेंगे ये आपका के फैक्टर, आपके एयर कंडीशनर का। तो ये भी एक छोटा पॉइंट है, मुझे लगता है इम्तिहान में ये 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अगली काम की चीज़ है हीट पंप। अब हीट पंप भी रेफ्रिजरेटर है, ये भी एक रेफ्रिजरेटर ही है। फर्क क्या है कि वो पूरे बिल्डिंग को ठंडा रखता है। ये देखिए पूरे बिल्डिंग को, पहले एक खोखे को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेटर, एक रूम को ठंडा रखने वाला एयर कंडीशनर और एक बिल्डिंग को ठंडा रखने वाला हीट पंप। ये कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे ही काम करता है। यहाँ पर भी इवेपोरेटर कॉइल है और फिर कंडेंसर कॉइल है, सेम एब्सोल्युटली सेम एक ही चीज यहां पर रिपीट हो रही है। अच्छा, अब आखिरी का जरा जुमला पढ़ लीजिए आप। इट रिलीज द एब्जॉर्ब हीट टू द एयर इनसाइड दस वार्मिंग द बिल्डिंग। ओके, ऊपर का जुमला, हीट पंप इज अ डिवाइस विच वर्क सिमिलर टू रेफ्रिजरेटर। इट इज यूज टू हीट ए बिल्डिंग और अ सिमिलर लार्जर स्ट्रक्चर। तो आपने ये स्लाइड में ये पढ़ा और मैंने आपको क्या बोला कि वो पूरे बिल्डिंग को ठंडा रखता है। चूंकि यहां पर ये वर्ड पंप आया, पंप, राइट, ये पंप, इस वर्ड का उल्टा मीनिंग लेना है आपको कि वहां पर वो अगर ठंडा करना जरूरी है रूम को, तो गर्म करना भी जरूरी है। यह है हीट पंप। ओके, अब आ जाते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। पहले बात तो ये सोचना पड़ेगा कि सेकेंड लॉ लाना क्यों पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ खामियां थी, कुछ सवाल के जवाब नहीं दिए गए थे, कुछ डाउट्स क्रिएट हुए थे, इसलिए हमको सेकेंड लॉ लाना पड़ा। लेकिन सेकेंड लॉ लाने के लिए ये 2 मेन रीजंस हैं। ये 2 रीजंस हैं कि क्यों हमको फर्स्ट लॉ को लिमिटेड है बोलने के लिए आमादा होना पड़ा। तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये नहीं बताता कि कोई भी प्रोसेस कब होगा। फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट में ऑन इट्स ओन फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर to one at low temperature, and it can also on its own flow from an object at lower temperature to one at higher temperature। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये खता ही नहीं बताता कि हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होगा या कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ होगा। उसने डिफाइन ही नहीं किया उस बात को। सिर्फ कल का इक्वेशन आपको याद होगा, किसी को याद है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन Q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू, यस, डेल्टा U प्लस W। बट इसमें यह डिफाइन नहीं है कि यहां पर हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी या फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। इसका डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रैक्टिकली हमको ये जानकारी नहीं देता है। इसकी ये खामी आ गई, हीट फ्लो का डायरेक्शन नहीं बताता। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉयज़ की तरफ से कुछ आवाज़ें हो रही हैं। इमरान, एक वीडियो ले लीजिए आप। तो पहला लिमिटेशन आपको समझ में आ गया। दूसरा लिमिटेशन देखिए, फर्स्ट लॉ के हिसाब से ऑल द हीट विच इज अवेलेबल इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैंने बोला था कि जब हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन भी होगा, ये दो काम होंगे। लेकिन मैंने आपको कुछ प्रोसेसेस में ये जानकारी भी दिया था कि कहीं पर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वर्क डन होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगा। यानी कि वो ये भी बता रहा है कि पूरा का पूरा Q जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है W में, पूरा का पूरा वर्क डन कन्वर्ट, Q कन्वर्ट हो जा रहा है वर्क डन में। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये मानने के लिए भी तैयार है। जबकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने हीट इंजन पढ़ा और आपने देखा कि हीट इंजन कुछ हीट एनवायरमेंट को रिजेक्ट कर देता, तो इसकी भरपाई कौन करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर फेल हो जाता है। एक तो हीट का डायरेक्शन नहीं बता रहा और दूसरा उसका यह भी कहना है कि पूरी की पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी है, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने आपकी नोटबुक में दोनों लिमिटेशंस लिख लिए? क्या आपने दोनों भी लिमिटेशंस लिख लिए? पहला लिमिटेशन आपने मेरे वर्ड्स में लिखना है, ये बड़ा इतना डिस्क्रिप्शन आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, कि मैंने बोला था इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और दूसरा ये कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ all the heat can be converted into work, all the heat can be converted into work, but practically this is not possible। तो my dear students, यहां पर ये फर्स्ट लॉ रिजेक्ट होता है। इसके अंदर ये खास दो लिमिटेशन आ गए हैं, पाबंदियां आ गई है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमको स्विच ऑन करना पड़ा टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना सादा सीधा नहीं है, इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नजरिए से देखा और अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग डेफिनेशन भी दिए हैं। तो मैं आपको कुछ खास स्टेटमेंट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के यहां पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं। तो आप तैयार हो जाइए, ये आ गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आप देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब आप शायद ये पॉसिबल नहीं होगा आपको कि पूरे स्टेटमेंट्स आप लिख सको, परंतु मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। पहला स्टेटमेंट इसका ये बोल रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क W। ये अभी लिमिटेशन में देखे थे हमने, और वही स्टेटमेंट बन जा रहा किसका? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन वो बन जा रहा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। तो सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं। क्या मुमकिन नहीं? कि पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट हो जाए वर्क में। फिर आगे वो क्या बोल रहा है? कुछ अमाउंट ऑफ हीट जिसको हम QC बोल रहे हैं वो जाएगी कोल्ड रिजर्वायर को। दिस प्रोहिबिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंजन।
मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगले पार्ट में ये कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ परफेक्ट हीट इंजन। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि परफेक्ट हीट इंजन किसको बोलना है। कैन एनीबडी गेस कि सर हम इसको परफेक्ट हीट इंजन बोलेंगे? कैन एनीबडी गेस? आप याद रखिए, मैंने बोला था कि कौन सा हीट इंजन अच्छा है, कौन सा खराब है, ये कै पर से तय किया था आपने? करेक्ट, इधर से जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह से आज। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। तो अगर एफिशिएंसी 1 है तो वो वो हीट इंजन अच्छा है कि खराब है? वो फ्रैक्शन वाला 1 है, यानी वो परसेंटेज में 100% है, ठीक है ना? इसलिए वो हीट इंजन अच्छा है, वो हीट इंजन अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है बस। ओके, एनीवे, उसके बाद ये पहला स्टेटमेंट हमने लिख लिया। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलने जाऊं तो इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ परफेक्ट हीट इंजन, इसको शॉर्ट में आप लिख ले सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड ए परफेक्ट हीट इंजन, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद केल्विन भाई साहब, प्लैंक भाई साहब, इन्होंने भी कुछ दूसरे रूप में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पेश किया दुनिया के सामने, और वो कहलाया फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिमाग फिराइए मत आपका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इस स्टेटमेंट को ही बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये भाई साहब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ऑल हीट इंजिन्स लूज सम हीट टू द एनवायरमेंट ऑफ ए परफेक्ट हीट इंजन, ऑल द हीट QH एक्सट्रैक्टेड कैन नॉट बी यूज टू डू वर्क। अब बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है, ये जो पहले जो लिखे हुआ था ना वो उन्होंने आखिर में बोले, और जो आखिर में था उन्होंने पहले बोले, लेकिन कुछ तो करे ना उन्होंने, तो इसलिए वो नाम पड़ गया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आप देखो, गौर करो, देखो मैंने जो पहला जो ये स्टेटमेंट दिया ना, ये वाला पहला, इसमें जो पहले आया वो इधर बाद में आया, और जो इधर बाद में आया यहां पर वो इधर पहले आया, बस और कुछ भी नहीं। ऐसे लोग अपने नाम करा लेते हैं चीजों को। आप भी सीखो कुछ, तो भी ऐसा कुछ करो कि अगर जैसा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मालूम है तो आप बोलेंगे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो आपने क्या करना? नहीं, ऐसा नहीं बोलना। हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ऐसा उल्टा बोलने का उसको, और बोल देने का कि ये अब्दुल अहद स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऐसा। चलिए, उसके बाद है क्लाउजियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये हजरत ने क्या बोले? ये भी कुछ ऐसी ही बोल रहे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो। अच्छा, ये इतना जो है टेढ़ा मेढ़ा जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? देखो, ये भी मैंने बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन नहीं बताता हीट फ्लो का, कि हॉट से कोल्ड में जा रही हीट क्या कोल्ड से हॉट में जा रही है, और यहां पर वो स्टेटमेंट आ गया, देखो कि इट इज नॉट पॉसिबल, यानी आप कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट को फ्लो नहीं करा सकते। अगरचे कि आपको कराना है, आपने ठान ही लिया मुझे कराना है, ठंडी चीज को ठंडा ही करना है और गर्म चीज को गर्म ही रहने देना है, आपने ठान ही लिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते कि आप किसी की बात नहीं सुने तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बड़बड़ करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आपको बड़बड़ करना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ यहां पर बोला जा रहा है कि आप जो है जनरली नेचुरल बिहेवियर क्या है कि हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिवर्स हो, कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन किस किस्म का है, क्या है, ये सारा लफड़ा जो है वो आगे के स्लाइड्स में आपको मिलेगा। कुछ एक दो स्टेटमेंट्स और है सेकेंड लॉ के।
क्लाउजियस का ये स्टेटमेंट और एक यहाँ पर बहुत मशहूर है, एनर्जी विल फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट लो टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट हाइयर टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट कि आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई दिस कंडीशन रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। यानी देखो शान कैसी है लोगों की, कुछ लोगों ने, मैं आपको ये पिछली स्लाइड अगर बता सकूं तो, हीट इंजन के द्वारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेटमेंट दिया। देखो यहां पर उन्होंने हीट इंजन का इस्तेमाल किया, ये देखो दिख रहा हीट इंजन, और ये हजरत ने इधर आके क्या करे, रेफ्रिजरेटर, और उसका उल्टा बोल दिए, खत्म। अरे ये भी तो आना ना आपको, लेकिन नखल के लिए भी अकल लगती, तो आप नकल तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास अकल रहनी चाहिए। खैर एनीवे, और एक स्टेटमेंट है, मतलब पिछले जो स्टेटमेंट्स है वो सारे हीट इंजन की मदद से है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और अब ये दोनों भी ये रेफ्रिजरेटर के नजरिए से है स्टेटमेंट्स। आप बोलेंगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हैं हमारा, आपने अभी तो बोले कि रिवर्स ऑफ हीट इंजन मतलब रेफ्रिजरेटर, लेकिन मैं क्या करूं, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है, मेरा कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो टोटल अगर पिछली स्लाइड में मिलाए तो ये तीन स्टेटमेंट है और आगे ये 2 स्टेटमेंट है। अब आप बोलेंगे सर अगर मुझे ये क्वेश्चन आया 1 मार्क्स का, स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इन 5 में से मैंने कौन सा लिखना, पांचों भी लिखे तो चलेगा, पांचों भी लिखे तो चलेगा, और कोई एक भी लिखा तो चलेगा, बट पांचों भी सही है और आपको पांचों के लिए मार्क्स मिलेंगे। इसलिए वो दिमाग से बात निकाल दीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सर मैंने क्लॉजियस वाला लिखना कि कैल्विन प्लैंक वाला लिखना कि वो जो सादा वाला आपने जो स्टार्ट में लिए थे, इट इज इम्पॉसिबल तो वो लिखना, तो कौन सा लिखना, तो आप कोई भी आपके मनपसंद जो आपके मन को छू गया, जिसने आपका मन चुरा लिया, वो वाला लिख लेने का उसमें। चलिए अब आते हैं हम कार्नोट साहब के पास, कार्नोट साइकिल और हीट इंजन। अब कार्नोट साइकिल क्या है, उसका ये पीवी डायग्राम यहां पर मैंने पेश किया आपके सामने, ये देखिए, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। आपने इसी तरह का डायग्राम पहले भी ड्रॉ कर रखा है, राइट, लेकिन मैं यहां पर इसको जोड़ रहा हूं हीट इंजन से। तो यहां पर आप देखिए इसके 2 प्रोसेसेस हैं, कार्नोट इंजन यानी कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन मतलब जो इंजन कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है, और कार्नोट साइकिल बेस्ड है ये 2 प्रोसेसेस पर। पहला प्रोसेस क्या है, एक्सचेंज ऑफ हीट, स्टेप्स A to B, ये आपको A दिखा, यस, आपको दिखा A, ये आपको B दिखा, यस, A to B, यह है एक्सचेंज ऑफ हीट, यहां पर लिखा है देखिए एक्सचेंज ऑफ हीट। और फॉर दिस टू बी रिवर्सिबल द हीट एक्सचेंज मस्ट बी आइसोथर्मल, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंज होना चाहिए। अब यहां पर इरफान को डाउट आ सकता कि सर वो तो हीट लेने देने का काम करेगा, तो यहां तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ना सर, फिर वो आइसोथर्मल कैसा रहेगा सर। अरे तो भाई हीट एक्सचेंज बोला गया है, हीट लेना भी है और हीट देना भी है, हीट लेना भी है, हीट देना भी है, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ओके, एनीवे, ये पहला प्रोसेस। फिर दूसरा, पहले स्टेप में एक बात और है यहाँ पर, दिस इज पॉसिबल इफ द वर्किंग सब्सटेंस इज एट टेम्परेचर TH ऑफ द सोर्स while absorbing the heat. The working substance should be at the temperature of the cold reservoir TC while rejecting the heat. मतलब जब उसने वर्किंग सब्सटेंस जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उन्हें हाइयर टेम्परेचर पर रहना, और जब वो हीट रिजेक्ट करेगा तो वो लोअर टेम्परेचर पे रहना, मतलब TC और TH ये 2 टेम्परेचर पे रहना। सेकेंड प्रोसेस, वर्क डन स्टेप्स B to C एंड D, ये देखिए स्टेप्स B to C, ये B है, ये C है, और फिर उसके बाद D to A, ऑफकोर्स C to D भी रहेगा, और फिर ये जो है D to A, ये साइकिल इस तरह से जाएगी। ये पीवी डायग्राम से आपको साइकिल के अंदर के स्टेप्स के नाम भी देखने को मिल रहे होंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा, कॉम्प्रेशन, और एडियाबैटिक एक्सपांशन।
ओके, ये इसके स्टेप्स हो गए। अब अगर ये इंजन है तो इसकी एफिशिएंसी भी रहेंगी, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब तक ये फॉर्मूला आपके सामने नहीं आया था, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, ये फॉर्मूला भी आप अब नोटबुक में लिख लीजिए। तो सबसे पहले अभी आप जो ये स्लाइड का क्या क्या लेंगे इंपॉर्टेंट, पहले लिखेंगे आप कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट साइकिल, फिर आप लिखेंगे कैरनॉट इंजन, कैरनॉट साइकिल, फिर अगला स्टेप आप लिखेंगे कैरनॉट इंजन, कैरनॉट साइकिल और कैरनॉट इंजन। आवाज आ रही है मेरी? बोला है, तो पहला जो स्टेप है वो है आइसोथर्मली हीट एक्सचेंज करना है। पहला प्रोसेस हीट इंजन का, कार्नोट इंजन का पहला जो स्टेप है, पहला जो स्टेप है वो है आइसोथर्मल हीट एक्सचेंज, और दूसरा है वर्क डन। अब उसका पीवी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, पीवी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। पीवी डायग्राम के बाद ये ईटा क्या है, ईटा यस एफिशिएंसी, ईटा है एफिशिएंसी। लेकिन ये जो कैरनॉट इंजन जो है, कैरनॉट इंजन जो है ये एक आइडियल इंजन है, ये याद रखिए, ये रियल इंजन अभी नहीं है। ओके, इसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने लिख लिए होंगे। उसके बाद है, अगर कैरनॉट इंजन है तो कैरनॉट रेफ्रिजरेटर भी है। ये कैरनॉट रेफ्रिजरेटर है, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पर रिवर्सल ऑफ कैरनॉट साइकिल होता है, और ये के का नाम क्या है भाई साहब, के का नाम बोलिए, के का नाम कोप, कोप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, के फैक्टर, क्यू वैल्यू, इसका भी ये फॉर्मूला अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लीजिए। 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको आएगा, 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको आएगा। K इज इक्वल टू, कोप इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी, यह है कैरनॉट रेफ्रिजरेटर के कोप का फॉर्मूला। वैसा ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए काम करता है। एनीवे, नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जा रहा हूं आपको। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कैरनॉट साइकिल का क्या संबंध है, तो हमारे पास यहां पर ये स्टेटमेंट जरा आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही इंक्लूड कर लीजिए। ये स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन ऐसा वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा गया कि ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, द कैरनॉट इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन, ऑल्सो ऑल कैरनॉट हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम 2 टेम्परेचर्स हैव सेम एफिशिएंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। अगर यानी अलग दो हीट आपके कैरनॉट इंजन है, अगर दोनों एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी सेम रहेगी। दोनों की एफिशिएंसी सेम रहेंगी मतलब भले ही वर्किंग सब्सटेंस अगर अलग अलग भी रहा तब भी हम कहेंगे कि वो दोनों कॉर्नेट इंजन सेम है। इससे हमको दो बातें पता चल रही है कि कॉर्नेट इंजन जो है, कैरनॉट इंजन, ये मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन है जो कि पॉसिबल नहीं है, और एफिशिएंसी ऑफ ए कॉर्नेट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। और एक स्टेटमेंट यहाँ पर है, वो आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने वहाँ पर उसको रखा है। ओके, अब आपके थोड़ा सुकून आया होगा आपको कि सर ने बोले थे कि आखिरी जो स्लाइड रहेगी वो रहेगी स्टेरलिंग साइकिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेरलिंग साइकिल आ गई है, और यहाँ पर स्टेरलिंग साइकिल का पीवी डायग्राम आपके सामने पेश है। और ये है क्या,
इट इज ए क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल। आप बोलेंगे साइकिल है तो वो क्लोज्ड ही रहेंगी ना सर, बट एनीवे कभी कभी टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट भी आपको परेशान कर सकते हैं। एनीवे तो ये बोल रहे हैं कि वर्किंग सब्सटेंस यूज्ड इन स्टर्लिंग इंजन जो है उसके अंदर एयर यूज होगा या हेलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। अब स्टर्लिंग साइकिल आप टाइटल लिखिए आपकी नोटबुक में, स्टर्लिंग साइकिल, और उसमें पहला पॉइंट लिखिए वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस के सामने लिखिए एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। उसके बाद सेकेंड चीज उसके बारे में आप लिखेंगे कि ये सारे इसके प्रोसेसेस रिवर्सिबल है, सब प्रोसेसेस रिवर्सिबल है। अब स्टर्लिंग साइकिल से भी हमको वर्क डन मिलेगा, वर्क डन इज ऑब्टेन्ड, वर्क इज डन ऑन द गैस, इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर। स्टर्लिंग साइकिल हीट इंजन में भी यूज होगा और रेफ्रिजरेटर में भी यूज होगा। ओके अच्छा, ये स्टर्लिंग साइकिल का यूज क्रायोजेनिक्स में यूज होता है। क्रायोजेनिक्स में जो ऑपरेट करते हैं एट लो टेम्परेचर्स और उनके पास लिक्विफाइड एयर की ज़रूरत होती है, लिक्विफाइड गैसेस को भी लिक्विफाइड करना पड़ता है, ऐसी जगहों पर स्टर्लिंग साइकिल का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर इसका ये पीवी डायग्राम है और तकरीबन साइकिल कैरनॉट साइकिल के जैसे ही दिख रही है, ए टू बी, बी टू सी, ये सी टू डी और फिर वापस डी टू ए। पीवी डायग्राम फिर से ड्रॉ कीजिए, ये डायग्राम आपको वापस से ड्रॉ करना है। ओके उसके बाद पीवी डायग्राम ड्रॉ किए। ओके नहीं बोल रहे। अच्छा यहां पर भी पीवी डायग्राम है आपके लिए रेफरेंस के लिए। चलिए अब इसके प्रोसेसेस के नाम लिखते जाएंगे एक एक करके। ए टू बी के पास आप लिखेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल, ये टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग आ रही है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आप ये डायग्राम कंप्लीट कीजिए। ये पहला पार्ट ए टू बी एक्सपांशन ही हो रहा है ना। अच्छा कैसे पहचाने आपने एक्सपांशन हो रहा? आपने कैसा पहचाना कि ये एक्सपांशन हो रहा? जी हाँ, ये वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम यहां से यहां बढ़ रहा, ये ऐसा जा रहा है तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। चलिए अब सेकेंड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है क्या वॉल्यूम कांस्टेंट? ये वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्या चेंज हो रहा? प्रेशर। वेरी गुड। ये देखिए ये यहाँ पर ये प्रेशर इतना था और इधर का प्रेशर ये है, बढ़ गया, मतलब घट गया, नीचे उतर रहा है, प्रेशर कम हो गया है। तो ये है बी टू सी। तो बी टू सी के प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस, टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम and pressure is decreasing. Then third, isothermal compression, मतलब C2D, ये C2D ये है isothermal compression। क्यों compression लग रही है आपको? क्योंकि वॉल्यूम अब इधर जा रहा है, देखिए इस तरफ जा रहा है। C2D मतलब वॉल्यूम कम की तरफ जा रहा, मतलब वर्किंग सब्सटेंस कॉम्प्रेस हो रहा। और साइकिल कंप्लीट करने के लिए D2A, आप मुझे बताइए कि यहां पर क्या कांस्टेंट रह रहा है?
ये यहाँ पर आइसोबैरिक हीट एब्जॉर्प्शन, राइट, मतलब यहाँ पर ये रीजन में, राइट, तो ये रीजन में एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाद में कंफर्म करके आपको एसएमएस कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अपना ये चैप्टर जैसे तैसे हमने कंप्लीट किया और आपने उसको एंजॉय किया। अगर किसी को कुछ डिफ़िकल्टी है तो वो मेरे से पूछ सकता है। और मैंने जैसा आपको बोला था कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, तो यहाँ पर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बाद में ये आखिर में ये ऐड आ गई है और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर मेरे हिसाब से ख़त्म हुआ। जज़ाकल्लाह।